तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इस खूबसूरत सा चैनल पर जिसका नाम है एकेडमी ऑफ रैंक इल्ड बाय आर्यन। मैं लेकर आया हूं आज क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 1 डी एंड एफ ब्लॉक के लिए। तो आइए समझते हैं कि डी एंड एफ ब्लॉक क्या होता है। पूरा कंसेप्ट समझेंगे डी एंड एफ ब्लॉक का। डी एंड एफ ब्लॉक में बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो सारी प्रॉब्लम को हम लोग जड़ से खत्म करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको डी एंड एफ ब्लॉक का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो अगर आप एक बार लेक्चर नंबर 1 देख रहे हैं, डी एंड एफ ब्लॉक अगर देखना स्टार्ट किए हैं, तो सिर्फ लेक्चर नंबर 1 देख के नहीं छोड़ना है। आपको जितना भी डी एंड एफ ब्लॉक से रिलेटेड लेक्चर आएगा, सारा लेक्चर देखना पड़ेगा, तब जाके आपको डी एंड एफ ब्लॉक से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक क्लास 12 का केमिस्ट्री का डी एंड एफ ब्लॉक। क्या होता है डी एंड एफ ब्लॉक, क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ेंगे। हम लोग आज ब्लॉक डी के बारे में बात करेंगे, डी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, एफ ब्लॉक की बात हम लोग बाद में करेंगे। तो सबसे पहले डी ब्लॉक में क्या क्या बात करेंगे कि डी ब्लॉक कहाँ होता है, डी ब्लॉक में क्या क्या खासियत है, डी ब्लॉक कैसे चेंज हो रहा है, डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बहुत सारी एक्सेप्शन भरा पड़ा है। तो सारे एक्सेप्शन को भी कवर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आता है, एक्सेप्शन से आता है। तो ये सारा पॉइंट को कवर करेंगे हम लोग। और स्टार्ट करते हैं हम लोग, समझते हैं कि क्या है। हम लोग को पता है कि पीरियोडिक टेबल जो हमारा है, जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, उसको 4 पार्ट्स में अरेंज किया गया है। एक एस ब्लॉक में कुछ एलिमेंट्स को रखा गया है, कुछ पी ब्लॉक में रखा गया है, कुछ डी ब्लॉक में रखा गया है, और कुछ एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक में रखा गया है। हम लोग को पहले से पता है कि ऐसे क्यों रखा गया है। एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है एस ऑर्बिटल में एस में जाके खत्म होता है, तो उसको एस ब्लॉक में रख देते हैं। जिस एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में खत्म हो रहा है, तो उसको हम लोग, या पी ब्लॉक में और इलेक्ट्रॉन्स अभी भरा जा सकता है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग पी ब्लॉक में रखे हैं। इसी तरह डी ब्लॉक, इसी तरह एफ ब्लॉक। तो हम लोग एस ब्लॉक क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। क्लास 12 में है पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। तो पी ब्लॉक अभी तक इस पे वीडियो आया नहीं है, ये बच्चों की हाईली रिकमेंडेड पे मैं ये डी एंड एफ ब्लॉक लेके आया हूँ। अभी एग्जाम के समय बहुत नजदीक है, तो जो ज्यादा बढ़िया टॉपिक, जो जरूरी टॉपिक है, मैं उस सारा टॉपिक को लेके आऊंगा और क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट बता के जाऊंगा। तो डी ब्लॉक जो है, ये जो डी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक कहाँ सिचुएटेड है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है, तो यहाँ होता है एस ब्लॉक, और यहाँ पे होता है पी ब्लॉक, और बीच में इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। यहाँ पे होता है एस ब्लॉक, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक, यहां से यहां तक होता है पी ब्लॉक, और इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। ये सारे एलिमेंट्स जो इसमें अवेलेबल होंगे उसको डी ब्लॉक बोलते हैं। क्लियर हो गया बात। अब देखिए क्या है, एस में क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। पहला वाला ग्रुप में जो होता है उसको बोलते हैं अल्कली मेटल, दूसरा वाला में होता है उसको बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल। अब यहाँ पे डी ब्लॉक का हम लोग को बात करना है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक की बात हम लोग नहीं करेंगे, अगर जरूरत हुआ तो बाद में किया जाएगा। तो डी ब्लॉक क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। कॉपी पेन निकालिए और साथ साथ लिखते रहिए, वीडियो पॉज करके लिखिए, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कीजिए। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि डी ब्लॉक lies between S
एंड पी ब्लॉक। क्लियर हो रहा बात? ये सारी बातें क्लियर हो रही है? वीडियो में क्लियर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो एस एंड पी ब्लॉक। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग, जितना भी डी ब्लॉक है सब देखिए, यहाँ पे एस ब्लॉक, यहाँ पी ब्लॉक, इसके बीच में ही लाई करता है डी ब्लॉक। क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग, दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि डी ब्लॉक starts from period number 4 to period number 7। समझते हैं क्या है? इधर से चलते हैं तो पीरियड होता है, और पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और इधर से जब चलते हैं, ऊपर से ऐसे चलते हैं, तो इसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं? यहां पे लिख दे रहे हैं, पीरियड 7 ग्रुप 18। 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं। तो पॉइंट्स नंबर 2 लिखेंगे हम लोग कि डी ब्लॉक जो होता है 1 2 3 4, फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है और 7 पीरियड तक चलते रहता है। ठीक है? क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? क्या मैं इसको मिटाऊं? ऊपर मिटाऊं? नोट डाउन, कॉपी पेन निकाल लीजिए, साथ में लिखते रहिए। अगर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं याद है तो मैं आपको कमेंट कीजिएगा, मैं आपको 5 मिनट में पीरियोडिक टेबल सारा याद करवा सकता हूं। 5 मिनट में सारा पीरियोडिक टेबल याद करवा सकता हूं, ये आप कभी नहीं भूलेंगे। पॉइंट्स नंबर 3, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये पॉइंट्स नंबर 3। डी ब्लॉक 7 पीरियड तक जा रहा है, 4 पीरियड से स्टार्ट हो रहा ब्लॉक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप का। डी ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रुप 3 to 12। ग्रुप 3 से स्टार्ट होता है और ग्रुप नंबर 12 तक डी ब्लॉक रहता है। क्लियर बात? 1 to एस ब्लॉक, ग्रुप नंबर 1 और 2 एस ब्लॉक में चला जाता है, 3 से 12 चला जाता है डी ब्लॉक में, और 13 से 18 चला जाता है पी ब्लॉक में। ठीक है? समझ में आ रहा है? ये पॉइंट नंबर हो गया 3 कि डी ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम ग्रुप 3 to 12। तीसरा से स्टार्ट होगा, 12 तक जाता है। मिटा दें? हो गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे इसके आगे समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पीरियड नंबर 4 क्या है। पीरियड नंबर 4 जहां से डी ब्लॉक स्टार्ट है, उस डी ब्लॉक में क्या क्या एलिमेंट्स है, मैं आपको सारे एलिमेंट्स बताऊंगा और याद करने का तरीका भी सिखाऊंगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे याद रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले कि अगर मैं यहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल लेता हूं, ये हो गया मेरा एस ब्लॉक, ये हो गया मेरा एस ब्लॉक, ठीक है, और यहां से ये है डी ब्लॉक, और यहां पे है ये पी ब्लॉक। क्लियर है बात? ये एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, और ये है पी ब्लॉक। तो देखिए यहां पे आ जाता है पीरियड नंबर 1, यहां पे आ जाता है 2, यहां पे आ जाता है 3, और ये जहां से स्टार्ट होता है ना, ये यहां से स्टार्ट होता है, यहां से ये पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट होता है। फिर पीरियड नंबर 5 आएगा, फिर पीरियड नंबर 6 आएगा,
फिर पीरियड नंबर 7 आएगा। यहां से ये पीरियड्स है, और इसी तरह इधर ग्रुप चलता है। इधर कौन सा ग्रुप चलेगा? ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और इधर आ जाता है 13 से पी ब्लॉक, है ना। 18 तक कैसे आ जाता है? 14, 15, 16, 17 और 18 इधर आ जाता है पी ब्लॉक। अब हम लोग बात करते हैं इसमें डी ब्लॉक का। तो डी ब्लॉक स्टार्ट कहां से होता है? डी ब्लॉक स्टार्ट होता है स्कैंडियम से, ठीक है ना। यहाँ पे आता है कैल्शियम 20 नंबर में, उसके बाद स्टार्ट होता है स्कैंडियम। यहाँ पे लिखेंगे टाइटेनियम, वेनेडियम। नहीं समझ में आ रहा है तो क्लियर लिखते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये हो गया मेरा ग्रुप पीरियड नंबर 4। अब पीरियड नंबर 4 तो है, ठीक है ना, पीरियड नंबर 4 तो है, लेकिन इसको हम बोलते हैं 3D सीरीज। इसको क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। जो पीरियड नंबर 4 होगा, 4th पीरियड का होगा, उसको हम लोग बोलेंगे 3D सीरीज। और 3D सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए, एक स्टार देके पॉइंट लिख लीजिए कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक क्या होता है? n-1d1 to 10 to ns1 to 2। ये होता है डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एन क्या होता है? एन होता है नंबर, सेल नंबर। याद है? नहीं याद है तो थोड़ा मैं ये वाला नीचे वाला आप लोग लिख लिए, ऊपर वाला मैं रहने देता हूं। नीचे वाला हो गया क्या? नीचे वाला हो गया क्या? मिटाया जाए। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। आ रहा है? आ रहा है। तो देखिए मैं बात कर रहा हूं कि जो इसको 3D सीरीज क्यों बोलते हैं, ये 4th पीरियड को 3D सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां पे आता है? इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है n-1 d1 to 10 4s1 to 2। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को क्वांटम नंबर याद है ना, कि 4 टाइप का क्वांटम नंबर हम लोग सीखे हैं ना। पहला सीखे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको n से डिनोट करते हैं। दूसरा हम लोग को याद है अजीमुथल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। तीसरा हम लोग को याद है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, M से डिनोट करते थे। चौथा स्पिन क्वांटम नंबर जिसको S से डिनोट करते थे। ये 4 हम लोग को क्लास 11 में ये चीज हम लोग पढ़े हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है। ये 4 चीज हम लोग को आता है। तो देखिए ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको क्या बताता है कि कौन सा सेल में है। फर्स्ट सेल में है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये है न्यूक्लियस, तो ये फर्स्ट सेल n बताता है, सेकेंड सेल n का बात करता है, थर्ड सेल मतलब n इक्वल टू ये 1 हो गया, n इक्वल टू 2 हो गया, n इक्वल टू 3 हो गया। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? अगर हमको n लिखना है तो देखिए कौन सा पीरियड का है? 4th पीरियड का, मतलब ये चौथा वाला लाइन में होगा। अगर ये चौथा वाला में है तो चौथा वाला में है तो हम इसका डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो n-1 करेंगे, यानी 4-1 करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। इसलिए इसको बोलते हैं 3D सीरीज। इसी तरह 5th पीरियड को
4D सीरीज बोलते हैं, 4D सीरीज। इसी तरह सिक्स्थ पीरियड को 5D सीरीज बोलते हैं। इसी तरह सेवेंथ पीरियड को 6D सीरीज बोलते हैं। अभी रीजन समझ में आया? इसका रीजन समझ में आया कि 4D को 3D क्यों बोलते हैं, 5D को 4D सीरीज क्यों बोलते हैं, 6D को 5D सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 होता है और n बताता है इसका पीरियोडिक नंबर, कि कौन सा पीरियोडिक नंबर कहाँ पे है। अगर जैसे मान लो हमको स्टार्ट हो रहा, हमको बताना है कोई 5D3 पे खत्म हुआ, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के हम पीरियोडिक टेबल में बता देंगे कहाँ पे है। क्योंकि कहाँ पे बताएंगे, यहाँ पे 5 हमको बता देगा कि पीरियड नंबर कितना है, तो 5 में चलेंगे पीरियड नंबर। अब D1 D2 D3 पे चलेंगे तो 5 में आ जाओ। अब ये पीरियड नंबर 5 में आ गया। अब आ जाओ, यहाँ पे होता है D1, ये D2, और 5 करना है ना, 5 D2 D3, मतलब इधर का कहीं का बात हो रहा। ऐसे हम लोग को समझ में आता है, ये सारी चीज हम लोग सीख रखे हैं। अगर नहीं सीखे हैं तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखकर पीरियोडिक टेबल के बारे में सब कुछ हम लोग पता लगा सकते हैं। किसी मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मान लो हम कैल्शियम को लिखते हैं, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कहाँ करें? क्या इसको मिटा दें? इसको मिटा दें। चलिए देखिए, अगर मैं कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं तो उससे हमको क्या क्या पता चलता है? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। कैसे करेंगे? 1s2 2s2 2p6 3p2 3p6 और यहाँ पे करेंगे 4s2। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 20। इसका एटॉमिक नंबर होता है 20। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब ये लास्ट वाला हम देखेंगे कि लास्ट वाला क्या है। तो ये क्या बता रहा है कि ये फोर्थ पीरियड में है। क्या बता रहा है? ये 4 क्या बता रहा है कि ये फोर्थ पीरियड में है। अगर कैल्शियम को हमको ढूंढना हुआ कहाँ है, तो चलेंगे फोर्थ पीरियड में। हम बोलेंगे कहाँ पे है ये पीरियोडिक टेबल में? ये फोर्थ पीरियड में है। और कहाँ पे है? एस वाला के दूसरा नंबर पे। कौन सा? एस वाला का दूसरा ग्रुप में। एस 2 ग्रुप है ना, एक ये वाला एक ये वाला, तो एस वाला ये 2 बताता है, ये 2 बताता है कि एस का दूसरा वाला में मिलेगा। ये 2 बताता है कि कौन सा है, कहाँ पे मिलेगा? दूसरा नंबर ग्रुप में मिलेगा। बोल, बात समझ में आ रहा है? एस का दूसरा, एस का पहला ग्रुप, एस का दूसरा ग्रुप, 2 ही ग्रुप है एस का, 1 2। इसका कितना है? यहाँ से 3 से लेके यहाँ तक है 12 तक। तो हम लोग कहाँ तक चलेंगे? ये D10 तक चलेगा, ठीक है ना। तो ये 3 से लेके 1 से D1 से लेके D10 तक चलेंगे, क्योंकि एस का कितना होता है? एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका 2 ग्रुप है। बात समझ में आ रहा है? क्या रीजन है एस का 2 ग्रुप होने का? क्योंकि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसलिए इसके अंदर 2 ग्रुप है। पी में कितना ग्रुप होते हैं? 6 ग्रुप। देखिए 1 2 3 4 5 6, क्योंकि पी के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? 6। और डी के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? 10, इसलिए 10 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका 10 ग्रुप है। एफ का कितना ग्रुप होगा? एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसलिए इसका 14 ग्रुप बनेगा। क्लियर हो रहा है बात? तो किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे है, किस ब्लॉक कहाँ पे है, किस ब्लॉक का है, किस पीरियड का है, किस ग्रुप का है, ये हम बात बता सकते हैं। एस क्या बता रहा है कि किस ब्लॉक का है, कि ये कैल्शियम किस ब्लॉक में आता है? बोलेंगे एस ब्लॉक में आता है, फोर्थ पीरियड में आता है और दूसरा नंबर ग्रुप पे आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हम लोग आसानी से किसी भी एलिमेंट्स के बारे में बता देंगे कि कौन सा पीरियड का है, कौन सा ग्रुप का है। बात समझ में आ गया होगा? क्लियर समझ में आया होगा? आगे बढ़े जाए। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि क्या होता है n-1 D 1 से 10 तक चलेगा, 4s 1 से 2 तक चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ
कि n कितना रखेंगे, n का मतलब क्या बता रहा है, इसका सेल नंबर, तो इसको 4-1 करेंगे यानी 3D। मतलब क्या हुआ, 3D सीरीज किसको बोलेंगे, 3D सीरीज कहने का क्या मतलब है, 3D सीरीज क्यों है, समझ में आया होगा। 3D सीरीज कहने का क्या मतलब है कि इसका जितना भी एलिमेंट्स यहाँ पे है, अगर सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये 3D पे जाके खत्म होगा। ये सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D पे जाके कहीं ना कहीं खत्म हो रहा होगा। ये गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि इसका इसमें से किसी का भी किया जाए तो ये 3D पे जाके खत्म हो रहा होगा, इसलिए इसको बोलते हैं 3D सीरीज। इसके नीचे वाला बात करते हैं 4D सीरीज। अभी नीचे ये जो 5 में आ रहा ना, अब ये 5th पीरियड में आ रहा है, तो 5th पीरियड में आ रहा है, तो क्या बोलेंगे कि ये 4D सीरीज है। 4D सीरीज कहने का मतलब यहाँ 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 जो भी एलिमेंट्स आएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 4D पे जाके कहीं ना कहीं खत्म होता होगा। ये 6D तरह, इसी तरह ये 6th पीरियड का बात करें तो इसमें जो भी मेरे पास आएगा एलिमेंट्स, ये इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये कहाँ जाके खत्म होता होगा, 5D पे जाके खत्म हो रहा होगा, ये पक्का बात है। इसलिए इसका नाम है 5D सीरीज, इसका नाम है 6D सीरीज। समझ में आया होगा, आया होगा, क्लियर है बात, क्लियर है। अब मैं ना आपको इस डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद करके लिखता हूं और उसको याद करने का तरीका समझाता हूं। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ऐसे तो हमको पूरा पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो बताइएगा, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आसान भाषा में बस कुछ ही क्षणों में आप हंसते हंसते खेलते खेलते पीरियोडिक टेबल याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मिटाएं। सारी बातें समझ में आई, सारी बातें समझ में आई। अब हम बात करते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि 3D सीरीज 4D सीरीज क्यों बोलते हैं, डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे हम लोग उस एलिमेंट्स के बारे में सब कुछ बता सकते हैं कि कौन सा पीरियड से है, कौन सा ग्रुप से है और कहाँ पे है, डी ब्लॉक में है कि एस ब्लॉक में है कि पी ब्लॉक में है। ये सारी बातें हम लोगों ने सीख ली है। अगर आपने नहीं सीखे तो आराम से सीखे, वीडियो को पॉज करें, बैक जाएं, देखें, सीखें, फिर आगे बढ़े ताकि कंसेप्ट क्लियर रहेगा आपका। अब हम बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं 3D सीरीज का। 3D सीरीज मतलब 4th पीरियड, 3D सीरीज, 3D सीरीज, 3D सीरीज लिखते हैं, है ना। यहां से लिखते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। थोड़ा जगह कम पड़ गया है ना, स्टार्टिंग से लिखते हैं, थोड़ा सा इतना ही दूर में हम लोग को लिख लेना होगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसको याद करने का तरीका क्या है, फनी लैंग्वेज में हम लोग इसको याद करते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है, हम लोग इसको याद करेंगे एक संस्कृत के श्लोक के जैसा, एक फनी बनाया गया है इसको याद रखने के लिए। और लिखिए उसको, शक्ति वक्रमन, शक्ति वक्रमन, पीको, फेको, नीकू, जन। इसको कैसे याद रखेंगे, शक्ति वक्र मन फेको निको जन, शक्ति वक्र मन फेको निको जन। शक्ति का मतलब स्कैंडियम, स से स्कैंडियम, ती से अक्ति हो गया शक्ति। देखिए शक्ति, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वक्र मतलब वी, क्र मतलब सीआर, वक्र मन मतलब एमएन, फेको मतलब फेरस कोबाल्ट, नीकू नी अकू, एन आई निकल, कॉपर कू, और जेडन जन। क्लियर हो रहा बात। इसको कैसे याद रखेंगे, 3D सीरीज को कैसे याद रखेंगे, शक्ति वक्रमन फेको निको जन, ये तरीका है इसको याद करने का। ठीक है, समझ पा रहे हैं। 3D सीरीज हो गया। अब हम बात करते हैं 4D सीरीज।
4D सीरीज की बारे में बात की जाए। 4D सीरीज कहां से स्टार्ट होता है? यहां से यहाँ स्टार्ट होगा। ZR, NB, MO, T, देखिए इसको याद रखेंगे। एट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नम, टेक्निटम, रूथियम, रहोडियम, पैलेडम, सिल्वर, कैडमियम। कैसे याद रखेंगे इसको? एट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नटियम, और ये हो जाएगा रूथियम, रहोडियम, पैलेडम और सिल्वर और कैडमियम। ठीक है, समझ में आ रहा बात? अब इसको याद करने का क्या तरीका है? इसको तरीका फिर बनाते हैं, कुछ ऐसा तरीका जिससे याद रहे। बोलेंगे यार जर्नब, यार जर्नब मुंह तक रियो रे, मुंह तक रियो रे। यार जर्नब मुंह तक रियो रे, पढ़ AGCD, ABCD नहीं AGCD। यार जर्नब मुंह तक रियो रे, पढ़ AGCD। थोड़ा फनी है ना? इसको याद करने का तरीका है, ऐसे ही याद रखेंगे। इसको कैसे याद रखेंगे? यार जर्नब, जर्नब एक कोई मेरा दोस्त है, इससे मान लेते हैं कि जर्नब मेरा कोई दोस्त है और हम पढ़ रहे हैं, सामने बैठा हुआ और मेरा ही मुंह देखे जा रहा, तो बोलेंगे यार जर्नब मुंह तक रियो रे। मुंह क्यों तक रहा भाई? पढ़ ABCD। अब AB के जगह बोलेंगे AGCD। क्या बोलेंगे? यार जर्नब, यार जर्नब मुंह तक, समझ में आ रहा है? मुंह तक रियो रे, पढ़ AGCD। अब बोलोगा भाई सर क्या पढ़ा रहे हैं? यही है भाई केमिस्ट्री, ऐसे ही इसको पढ़ते हैं और इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रहा है बात? ये हो गया 4D सीरीज की बात। मतलब कौन सा पीरियड? 3D सीरीज का मतलब 4th पीरियड। यहाँ पे कौन सा बात हो गया? 4th पीरियड। 4D सीरीज का मतलब 5th पीरियड। बोलो समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 है क्योंकि डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। बात करें 5D सीरीज का, ऊपर वाला मिटाएं। ये निमोनिक जरूर याद करेंगे, फनी लैंग्वेज में है लेकिन बहुत हेल्प करता है। यही है केमिस्ट्री, है ना? केमिस्ट्री मतलब सब कुछ, केमिस्ट्री मतलब सब कुछ। अब हम लोग बात करते हैं 5D सीरीज, 5D सीरीज का। और 5D सीरीज मतलब 6th पीरियड की बात करेंगे। 6th पीरियड की बात करेंगे। इसका एटॉमिक नंबर कैसे याद रखेंगे? यहां से स्टार्ट करते हैं। लेंथनम, हाफनियम है, ये TA है। देखिए ये लेंथनम, हफनियम, टेंटनम, टंगस्टन, रेहेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखते हैं ला हफ्ता। इसको याद रखते हैं ला हफ्ता। डब्लू रे, डब्लू नाम का एक कोई दुकानदार है और हम हैं उस मार्केट का गुंडा, तो जाके बोलेंगे डब्लू से ला हफ्ता डब्लू रे। हफ्ता दे डब्लू, नहीं देगा तो क्या होगा? ला हफ्ता डब्लू रे। वैसे वैसे इधर पिटाई और होगी, और होगी। क्या बोलेंगे?
डब्लू दुकानदार है और हम है यहाँ के दादा मार्केट का, तो जाके डब्लू से बोलेंगे ला हफ्ता डब्लू रे, डब्लू हफ्ता ला। वैसे वैसे इधर पिटाई और होगी, जल्दी हफ्ता दे तो निकल ले, वैसे इधर पिटाई और होगी। अभी बगल वाला को पीट क्या रहा हूं, आगे वाला को भी पीटूंगा, तू भी ला देने तो तेको भी पीटूंगा। बोलेंगे ला हफ्ता डब्लू रे, वैसे पिटाई इधर, इधर पिटाई और होगी, वैसे इधर पिटाई और होगी। तो इसका याद रखने का तरीका क्या, ला मतलब लंथनम, हफ मतलब हफनियम, ता मतलब ये देखिए ता मतलब टेंटेनम, ये हो गया टंगस्टन, और रे का मतलब हो गया, डब्लू हो गया टंगस्टन, रे का मतलब रेहनियम, ओस मतलब ओस्मियम, आयर मतलब इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। क्लियर हो रहा है बात? ऐसे हम लोग ये याद रख सकते हैं। डी ब्लॉक मतलब 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, ऐसे हम लोग पूरा डी ब्लॉक ऐसे याद कर सकते हैं। आसान भाषा में याद रखना जरूरी है, तो निमोनिक का यूज करेंगे। ये निमोनिक बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करता है हम सबको। क्लियर है बात? क्लियर है? आ रही है ना क्लियर? हाँ, तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, अब आपको हमको उम्मीद है कि याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ है तो इसको लिख के 2-3 बार इसको याद कीजिए, याद हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि पूरा पीरियोडिक टेबल मैं आपको ऐसे ही फनी लैंग्वेज में याद करा दूं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मैं आपको एक अलग से पीरियोडिक टेबल पे वीडियो बना के डालूंगा, जिससे आपको सहूलियत होगी और बहुत मदद मिलेगी केमिस्ट्री में। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है हम लोग को, है ना? अगर नहीं आता है तो आपको सिखा देना पड़ेगा। जिसको आता है बढ़िया है, जिसको नहीं आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद रखने का तरीका है। कैसे याद है? कितना ब्लॉक कितना पार्ट्स में डिवाइड होता है? 4 पार्ट्स में, एस पी डी एफ। तो हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं इसको। तो पहले लिख लेंगे, यहाँ पे 7 पीरियड होता है ना, तो 7 बार एस लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके एक छोड़ के नीचे से लिखेंगे पी 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 पी। फिर एक छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे डी 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 और डी। फिर एक छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे एफ 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 एफ। इधर से पीरियड नंबर लिख लेते हैं ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, और जो जिस पीरियड में आएगा उसको वही नाम देते चलेंगे। ये कौन सा है 1 में, ये कौन सा है 2 में, ये है 3 में, ये है 4 में, ये है 5 में, ये है 6 में, ये है 7 में। पी ब्लॉक में आते हैं, दूसरा से है तो 2, तीसरा से है तो 3, चौथा से है तो 4, पांचवा से है तो 5, छठवा से है तो 6, सातवां से है तो 7। डी किससे स्टार्ट हो रहा है? डी किससे स्टार्ट हो रहा है? देखिए तीसरा से, तो लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। अब एस ब्लॉक का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, तो जितना एस है सब पे 2 लगाइए। पी ब्लॉक का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, तो जितना पी है सब पे 6 लगा दीजिए। डी ब्लॉक का मैक्सिमम 10, तो जितना डी है ना सब पे 10 लगा दीजिए। एफ ब्लॉक का 14, तो 14 लगाइए। अब क्या करना है, इसको ऐसे क्रॉस करना है, ऐसे क्रॉस करना है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रहा है कैसे करना है? ऐसे इसको क्रॉस करते चलना है, ठीक है? समझ में आ रहा है? और क्रॉस इधर करना है ना, और इसको ऐसे। अब देखिए हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे, यहां से ले जाएंगे और यहां से स्टार्ट करेंगे। यहां से इसको ऐसे ले जाके इसमें मिला देंगे।
ऐसे चलना हम लोग को, सारा को ले जाके यहाँ पे मिलाना है, ऐसे चलते रहना है। इसको ले जाके यहाँ पे मिलाएंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे। इसको ले जाके मैं यहाँ पे मिला दूंगा, यहाँ पे मिला दूंगा। इसको ऐसे चलेंगे, फिर इसको ले जाके यहाँ पे मिलाना है, ऐसे चलते रहना है। फिर इसको ले जाके यहाँ पे मिलाना है और ऐसे चलते रहना। अब यही पैटर्न होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 ऐसे 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 चलते रहते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसको नोट्स कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप भूल रहे हैं तो ऐसे पैटर्न बना के उसको फटाक से लिख सकते हैं। इसको बनाने में 2 मिनट का समय लगता है। एग्जाम में जाइए, बोर्ड देने जाइए, मेंस देने जाइए, नीट देने जाइए, तो सबसे पहले इसको रफ में फटाक से बना लीजिए ताकि आसानी हो, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई गलती ना हो। डायरेक्ट क्वेश्चन भी इससे आया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन से ही तो क्वेश्चन बनेगा ना मेंस और नीट में। तो यहाँ पे बात करेंगे। बोर्ड के लिए तो ठीक है, बोर्ड के लिए तो ठीक है, समझ में आ रहा है। 1 2 3 पॉज करके इसको लिखिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, क्या क्या है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन है, वही बात करते हैं। अच्छा देखिए, हम लोग 6D सीरीज का बात नहीं किए क्योंकि 6D सीरीज मतलब 7th पीरियड अभी भी इनकम्प्लीट है। 7th पीरियड यानी 6D सीरीज इनकम्प्लीट है। अभी भी उसमें मेटल्स आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे और इसी में रहेंगे। क्लियर हो रहा बात? तो इसलिए हम लोग इसका बात अभी नहीं किया, अभी इनकम्प्लीट है। करेंगे बात, करेंगे बात, कब करेंगे पता नहीं, अभी कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। तब तक हम लोग का जनरेशन पार हो जाएगा, हम लोग का बाल बच्चा का जनरेशन शायद आ जाए, बहुत टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में। डी और एफ ब्लॉक पीरियोडिक टेबल ऐसा बनाया गया है कि डी एंड एफ ब्लॉक भरते भरते हम लोग का युग बीत जाएगा, हम लोग का समय बीत जाएगा। क्लियर है ना बात? हम लोग के बाद वाला भी समय बीत जाएगा, उसके बाद ये पूरा कंप्लीट होगा। तब देखिए, तब आके हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। फिर से जन्म लेंगे, फिर से आके बात करेंगे। है सब बकवास बात है सर, क्या बोले जा रहे हैं? हाँ हाँ, बकवास तो है। आगे बढ़ा जाए। अब देखिए कि अब हम यहाँ पे लिखते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, याट्रियम, जर्कोनियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेटियम, रूथियम, रेडियम, लेडियम के बाद सिल्वर, कैडमियम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके नीचे आते हैं लेंथेनम, हफनियम, टेंटनम, टंगस्टन, रेहेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। देखिए क्या बात कर रहे हैं हम लोग ये बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है। इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्कैंडियम से पहले देख लेते हैं ना, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर 21, एटॉमिक नंबर 21 है ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। देखिए क्या है, स्कैंडियम 21, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। इसको हम लोग
कैसे भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। एक और तरीका है लिखने का, नोबल गैस के फॉर्म में लिखना है। तो नोबल गैस मतलब कितना है इसका, नोबल गैस इससे जस्ट पहले वाला आर्गन है, तो यहाँ पे लिखेंगे आर्गन। और आर्गन का होता है 18। देखिए 18 कहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18। तो इसको हम इतना दूर को हम ऐसे लिख दिए। क्लियर हो रहा बात। अब हम इसको लिखेंगे। अब इसको क्या लिखते हैं, 3d1 4s2। एक्चुअली में क्या था, जो हम लोग पीछे बनाए थे ना, तो पीछे बनाते समय देखिएगा कि ये क्या बताता है, ये सेल नंबर बताता है, प्रिंसिपल नंबर बताता है ना, सेल कितना कौन सा सेल में है। तो ये देखिए ना, इसका सेल इससे बड़ा है, ये चौथा सेल का, ये तीसरा सेल का, लेकिन फिर भी इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, ये n+l रूल से लिखते हैं। n+l रूल आपको याद है? याद है तो बढ़िया है, नहीं याद है तो अभी मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। अबाउट प्रिंसिपल क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे, उससे हम लोग इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं। क्लियर हो गया बात। ये सीरीज में लिखते हैं क्योंकि एनर्जी जिसका बड़ा होगा उसको बाद में लिखेंगे, जिसका एनर्जी छोटा होगा उसको पहले लिखते हैं। तो ये दोनों में इसका एनर्जी इससे बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको बाद में लिखते हैं, इसको पहले लिखते हैं। ये बात n+l रूल हमको सिखाता है। क्लियर हो रहा बात। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसका लास्ट वाला हम क्या बोलते हैं कि डी ब्लॉक गारंटी दे रहे हैं कि डी में ही खत्म होगा। तो देखिए ना, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया तो कहाँ पे खत्म हो रहा है, 3d1 पे खत्म हो रहा है। इसमें से कोई भी उठा लेंगे तो 3d से ही खत्म होगा, इसलिए इसका नाम भी 3d सीरीज है। इसमें इसी तरह कोई भी कर लेंगे तो 4d पे जाके खत्म होगा, इसलिए इसका नाम 4d सीरीज है। सेम इसमें 5d पे खत्म होगा तो इसको 5d सीरीज बोलते हैं। इसके नीचे वाला 6d पे खत्म होगा तो उसको भी बोलते हैं, जिसको हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं अभी। समझ में आ रहा है, क्योंकि वो इनकम्प्लीट है। क्लियर हो रहा है बात। तो इस वाला में यहाँ पे मैं ऐसे लाइन कर रहा हूं, कॉपर है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन है, और इस वाला में कॉपर है नहीं, यहाँ पे क्रोमियम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन है, और यहाँ पे कॉपर है। 3D सीरीज में ये दो है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन है तो करना पड़ेगा, बाकी तो ऐसे ही चलते रहेगा। 3d1 4s2, फिर इसका निकालेंगे तो 3d2 4s2 हो जाएगा, फिर इसका निकालेंगे तो 3d3 4s3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अभी देखिए इसका क्यों एक्सेप्शन में आता है, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है समझते हैं। क्रोमियम का निकालते हैं। अच्छा पहले हम लोग एटॉमिक नंबर का बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। इसका 21 है तो इसका 22 हो जाएगा, इसका 23 हो जाएगा, इसका 24 हो जाएगा, इसका 25 हो जाएगा, इसका 26 हो जाएगा, इसका 27 हो जाएगा, इसका 28 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, इसका 30 हो जाएगा। इसी तरह नीचे आते समय क्या करते हैं, क्या जोड़ते हैं, याद है? नीचे आएंगे तो 18 जोड़ेंगे, इसमें 18 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 39, इसमें 18 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 40, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो गया 41। तो ऐसे चल रहा है 39 40 41 42 43 44 45 46 47 एंड 48। कैडमियम का होता है 48, करेक्ट है। जिंक का 30, इसका 48, करेक्ट है। अब इसमें फिर 18 जोड़ते हैं ना, 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 57। 54 क्या होता है, 54 आता है क्रिप्टन। 55 56 57, करेक्ट है। ये हो गया 57 लेंथन। अब इसका क्या होगा, क्या 58 होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ के बाद लेंथेनॉइड्स, यहाँ के बाद लेंथेनॉइड्स स्टार्ट हो जाता है, लेंथेनॉइड्स स्टार्ट हो जाते हैं। लेंथ यहीं के बाद एफ ब्लॉक घुसता है, लेंथेनॉइड जिसको एफ ब्लॉक बोलते हैं। तो कुछ जैसे 57 है तो 58 से स्टार्ट हो जाएगा, 57 और 58 से स्टार्ट हो गया लेंथेनॉइड्स, और ये चला गया एफ ब्लॉक में। तो एफ ब्लॉक का मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 14। तो यहाँ से 14 हम लोग हटा देंगे और 14 के बाद काउंट करेंगे, है ना। तो 14 के बाद क्या आ जाएगा, अगर इसमें हम 14 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 14 कहाँ चला गया लेंथेनॉइड्स में, समझ में आ रहा है। और यही बना देता है एफ ब्लॉक। तो 14 चला गया
तो 14 चला गया तो कितना हो जाता है 57 और प्लस 14 71। अब यहाँ से स्टार्ट होगा 72 73 74 75 76 77 78 79 80। बात समझ में आ रहा है? क्लियर होगा? क्लियर होगा? चेक कर लेते हैं ना। 58 चला गया, 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71। क्या 14 हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हॉफनियम का। क्लियर है बात? पीरियोडिक टेबल में अगर हमको एटॉमिक नंबर लिखना है तो एटॉमिक नंबर लिखने का तरीका ये है। ऐसे कितना आते हैं? 18 आते हैं, फिर 18 आते हैं, फिर 36 चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? अब इसमें देखिए 18 आएंगे, फिर 18 आएंगे, और 18 आने के बाद ये 14 भी प्लस कर देना होगा। एक और तरीका है कि इसमें हम 18 जोड़ेंगे, तो 40 में 18 जोड़ेंगे तो 58 हो गया, और 14 इधर वाला प्लस कर देंगे 72। ऐसे भी याद कर सकते हैं। जैसे इसमें बोलेंगे तो इसमें क्या करेंगे? 18 जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 61, और 14 इधर चला गया तो 14 फिर प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 61 प्लस 14 75। करेक्ट है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग करते हैं एक्सेप्शनल, तो इस वाला 3D सीरीज में एक क्रोमियम है, एक कॉपर है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? एक्सेप्शन है। तो क्रोमियम का क्या होता है? क्रोमियम का कितना है एटॉमिक नंबर? 24। 24 तो कैसे करेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। अब ये एक्सेप्शन क्यों होता है? जहां भी पॉसिबल है, पहले एक बात मैं आपका क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये डी ब्लॉक जो है ना, इस डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं? क्योंकि अभी मैं इसको लिखवा भी दूंगा, क्योंकि डी ब्लॉक जो होता है पार्शियली फिल्ड होता है। अगर ये पार्शियली फिल्ड है तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, अगर ये पार्शियली फिल्ड नहीं है तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। अभी देखिए ये पार्शियली फिल्ड है, डी फुल फिल्ड नहीं हुआ, ये कुछ फील्ड है और इसमें अभी भी कुछ इलेक्ट्रॉन के लिए जगह खाली है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन जब भी रहेगा उसको बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलने का रीजन है कि डी में अभी भी पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब डी में अभी भी इलेक्ट्रॉन की जगह खाली होती है। बात समझ में आ गया? सारा डी में, सारा डी में, एक ये वाला लाइन छोड़ के इस लाइन को छोड़ देंगे अगर, तो इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर सब में क्या होगा कि डी जो है ना पूरा पूरा भरा नहीं रहेगा। क्लियर हो रहा बात? अभी देखिए, अब ये फुल फील्ड नहीं है, पार्शियली फील्ड है, लेकिन अगर चांस है तो ये क्या करेगा? स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। देखिए क्या है, समझिए इसको आराम से। दुनिया में कोई भी आदमी अपने स्टेबिलिटी को पाना चाहता है, सब चाहता है कि हम स्टेबल हो जाए। ये जो एलिमेंट्स है ना, ये जो एलिमेंट्स है ये भी स्टेबिलिटी को पाना चाहते हैं। तो ये दुनिया में सारा आदमी स्टेबिलिटी को पाना चाह रहा है, तो अगर आदमी स्टेबिलिटी को पाना चाह रहा है तो ये इसका भी तो दुनिया है ना। ये मेटल्स भी अपने स्टेबिलिटी को पाना चाह रहे हैं, ये मेटल भी चाह रहे हैं कि हम जितना ज्यादा स्टेबल हो उतना बढ़िया है मेरे लिए। तो ये चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल होने का दो कंडीशन है, या तो हाफ फील्ड हो जाए, या तो हाफ फील्ड हो जाए। हाफ फील्ड में मेटल, हाफ फील्ड में एलिमेंट्स स्टेबल हो जाते हैं, या फिर फुल फील्ड हो जाए। ये फुल फील्ड भी हो जाएंगे तो स्टेबल हो जाएंगे। तब ये क्या करेगा, और इसका एनर्जी में बहुत ज्यादा गैप नहीं होता है। 4s का और 3d का एनर्जी में बहुत छोटा सा गैप है। 4s 3d के बाद ही तो आया है, तो बहुत ज्यादा गैप नहीं है, तो इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे उछल कूद कर सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, s तो इलेक्ट्रॉन, देखिए s क्या है, s में तो एक ही होता है। अब जब एक होता है तो इसको क्या बोलेंगे, एक ऑर्बिटल होता है ना, तो एक ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल क्लियर है ना?
है ना क्लियर। ऑर्बिटल निकालते कैसे हैं, n-1, समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। तो इसमें s है, s का एक ऑर्बिटल होता है, तो इसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2। तो ये फुल फील्ड है तो पूरा स्टेबल है। अगर एक भी रहा तो ये हाफ हुआ, तो ये हाफ फील्ड हुआ, तो हाफ फील्ड भी स्टेबल होगा। और d क्या होता है, d के पास कितना, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। डी ब्लॉक, डी के पास 5 ऑर्बिटल होता है। तो ये 5 ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 ये हाफ फील्ड हो गए, सब में एक एक, मैक्सिमम तो 10 रहता है, एक में 2 चला जाता है, ऐसे 10, ये 10 कर लेते हैं पहले, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये पूरा स्टेबल है क्योंकि फुल फील्ड है। अब इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन हटाते हैं, तो ये 5 रहा ना, तो ये हाफ फील्ड हुआ, फिर भी ये स्टेबल है। हाफ फील्ड भी स्टेबल होता है, फुल फील्ड भी स्टेबल होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसको देखिए गौर से, ये 4s2 है तो s तो पूरा स्टेबल है, लेकिन d के पास क्या है, ये 4s2 है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, और d के पास क्या है, 3d है ना, 1 2 3 4। अब इसके पास 4 है, 1 2 3 4, मतलब क्या है कि ये d ना बहुत नजदीक है हाफ फील्ड पूरा करके स्टेबल होने से। क्लियर हो रहा, बात समझ में आ रहा है। ये d के पास 4 है और ये बहुत क्लोज है कि जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए और हम क्या कर ले, स्टेबल हो जाए। तो ये क्या करेगा कि इस बगल वाला से बोलेगा भाई तुम एक अपना इलेक्ट्रॉन हमको दे दो ताकि हम भी क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। और तुम एक दे भी देगा तो कोई बात नहीं, तुम तो स्टेबल फिर भी रहेगा, हाफ फील्ड तो फिर भी है तुम। तो ये बोलेगा ठीक है भाई, आज के इंसान जैसा नहीं है कि बदलेगा, है ना। ये बोला ठीक है भाई तुम रख ले, हम भी स्टेबल, तुम भी स्टेबल, तुम भी खुश, हम भी खुश। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो ये 4s1 और ये 3d5 में चेंज हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। एक्चुअली में क्या था, एक्चुअली में यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन का लेन देन करके स्टेबिलिटी को पा लिया, स्टेबिलिटी को पा लिया, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड, तो दोनों स्टेबल हो गया। और स्टेबल होने की वजह से क्या बोलेगा कि अब इसी के फॉर्म में, इसी के फॉर्म में ये रहना चाहेगा, कि इसी के फॉर्म में ये रहना चाहेगा। और ये हो गया क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एक्सेप्शन में आता है। क्लियर है बात, क्लियर है बात, समझ में आ रहा है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बढ़ा जाए। अब इसमें एक और है, इसमें एक और है, कौन सा, कॉपर। कॉपर का भी कुछ ऐसा ही कहानी है। देखिए कॉपर का 29, तो क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। 4s2 तक 20 हो जाता है, याद रखिएगा। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 9 29 29 है। अब यहाँ भी कुछ ऐसा ही कहानी है। देखिए एस में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स फुल फील्ड है, भरा हुआ है। डी बनाइए, डी, डी में कितना, 5 2 3 4, कितना है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब ये फिर देखिए यहाँ पे ये भी क्या है, स्टेबल होने के बहुत नजदीक है, तो ये फिर इसके पास आएगा, बोलेगा भाई एक तुम दे दो ना, हम स्टेबल हो जाते हैं। तुम तो देने के बाद भी स्टेबल रहेगा, तो बोलेगा ठीक है भाई ले जा। तो एक्चुअल में होना चाहिए 4s2 3d9, लेकिन इसका होता है 4s1 और 3d10, क्योंकि ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। समझ में आ रहा है। ये जरूरी नहीं कि सब में कर ले, जो जो बहुत नजदीक होगा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लेने देने से काम चल जा रहा है, उसमें ऐसा करके हम लोग, उसमें ऐसा करके उसको स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। अगर स्टेबल हो गया तो एक्सेप्शन में आ जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है, क्या बोल रहे हैं, क्लियर है। अब इसमें देखिए इसी तरह इसमें 3 है, इसमें 3 प्लेडियम सिल्वर कैडमियम, इसमें भी 3 प्लेटिनम गोल्ड मरकरी। डी ब्लॉक में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा ये 8 एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा बात। आई होप कि समझ में आ रहा होगा।
आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ये 4th पीरियड, ये 5 पीरियड, ये 6 पीरियड 3D सीरीज है क्योंकि 3D पे जाके ही खत्म हो रहा है। क्लियर हो रहा है ना बात? आ रहा है, आ रहा है। अब देखिए नीचे, अब इसका भी उसी तरह करते हैं। इसका भी 39 है तो उसी तरह करेंगे। 39 मतलब इसको कैसे कर सकते हैं, आर्गन के बाद कितना आता है 36 पर क्रिप्टन आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिप्टन, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये 5th पीरियड का है तो 4D का रहेगा। 4D कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से 10 तक चलते रहेगा। और यहाँ पे कितना चलेगा, 4S है तो यहाँ पे चलेगा 5S2। समझ में आ रहा है? ये हो गया इसका 36, 38 और एक 39 है ना, और ये 36 क्रिप्टन का 36 होता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्वेयर से भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा बात? ये 4D1 5S2। अब इसी तरह हम यहाँ पढ़ते हैं 46 पे, तो 46 पे कितना चलेंगे, ये 4D1 हो गया। अब ये 4D सीरीज है, ये सारा 4D पे जाके ही खत्म होगा। तब ये इसका कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 4D8 और 5S2, है ना। समझ में आ रहा है कैसे लिखेंगे, 5S2 और 4D8। हम लोग इसको पहले लिखेंगे क्योंकि ये n+n रूल में इसका एनर्जी इससे कम होता है। अब देखिए इसका कैसे करेंगे, अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है ना। देखिए यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम इसका यहाँ लिखते हैं 46 तो यहाँ पे लिखेंगे 5S2 और 4D8। 5S2 में 2 इलेक्ट्रॉन है और 4D में 5 है, 1 2 3 4। अब 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी भी 2 खाली है और यहाँ पे 2 अवेलेबल है। तो ये बोलेगा भाई हम जो है अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो डी में ही जाके खत्म होता है। कोई भी बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो डी में ही जाएगा क्योंकि इसी के पास खाली, इसके पास तो खाली है नहीं। तो बोल रहे भाई हम तुमको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तुम अपना इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, और ये अपना इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और ये चला गया यहाँ पे और ये बना लेता है 5S0। तो एक्चुअली में होना चाहिए ऐसा, लेकिन ये होता है 5S0 4D10 के फॉर्म में। बोलो क्लियर है बात? क्लियर है ऐसा क्यों हो रहा है? इसी तरह इसका हो जाता है, Ag का हो जाता है लास्ट में, नीचे नहीं आ रहा होगा ना, नीचे आ नहीं रहा होगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा, हो गया बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है आपको। तो इसको बोलेंगे, ये यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये हो जाता है 5S1 4D10। एक्चुअली में ये हो जाता है 5S2 और 4D10, और ये हो जाता है 5S0 और 4D10। इसका एक्सेप्शन ऐसा है। इसी तरह इसमें चलता है। अब इसमें कितना चलेगा, 6S से चलेगा और 5D में जाएगा। तो यहाँ 6x 5D, यहाँ पे 10 करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे क्या हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है आपको? आ रहा ना। अब मैं थोड़ा सा आगे बात करता हूं कि अब इसको समझ में आ गया एक्सेप्शन क्या है और कैसे इसको स्टेबल करेंगे। स्टेबल करके और इसको स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे, और स्टेबिलिटी प्रदान करके ये भी खुश और हम भी खुश। समझ में आ गया। आगे बढ़े। अब देखिए n+l रूल क्या है। n+l रूल कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते समय उसको हम लोग पहले रखेंगे जिसका एनर्जी कम होता है। तो 4s का एनर्जी 3d का एनर्जी से कम होता है। n+l, l निकालने आता है ना, l का वैल्यू s के लिए कितना होता है, l का वैल्यू s के लिए होता है 0, p के लिए होता है 1, d के लिए होता है 2 और f के लिए होता है 3। यहाँ पे s है ना, तो s मतलब n+l रूल, n कितना हो गया 4,
S के लिए L का वैल्यू कितना है 0, तो 0, तो इसका एनर्जी आ जाता है 4। और इसी तरह 3D का चेक करते हैं, 3 हो गया N प्लस L, D के लिए L का वैल्यू कितना हो गया +2, तो ये हो जाता है 5। देखिए ये 4 है, ये 5 है, मतलब 3D का एनर्जी 4S से ज्यादा, इसलिए इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखते हैं। क्लियर है बात? अगर आपको N प्लस L रूल नहीं याद है तो एक बार जाइए पीछे 11 क्लास में, उसको पढ़िए ढंग से। यही है, हम इतना में तो समझ में आ गया होगा। L का वैल्यू S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3 और N प्लस L कर देना है एनर्जी निकालने के लिए। इन तो पता है ना, यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेल नंबर, ठीक है, और वाइटल नंबर, ऑर्बिट नंबर। क्लियर है? क्लियर हो गया होगा, इतनी सारी बातें क्लियर हुआ होगा। अब देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये सारी बातें क्लियर हो गया, ये सारी बातें क्लियर है क्या? अब मैं बता रहा हूं कि देखिए यहां से अगर स्टार्ट करते हैं, निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम, ये जो है ना, ये जो है कौन सा है, ये देखिए कौन सा ग्रुप नंबर है, ये ग्रुप नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है। तो ग्रुप नंबर 10 में जितने एलिमेंट्स है, इसको हम लोग हमेशा हाइड्रोजिनेशन जब ऑर्गेनिक में हाइड्रोजिनेशन करेंगे ना, तो हाइड्रोजिनेशन में कैटलिस्ट के तरह यूज करते हैं। किसको? ग्रुप नंबर 10 के एलिमेंट्स को। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा है? और ग्रुप नंबर 11 को बोलते हैं हम लोग, ये सारा पूरा डी ब्लॉक को बोलेंगे कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, लेकिन इस कुछ खास ग्रुप का नाम है, इसको बोलते हैं कैटलिस्ट ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट ग्रुप, कैटलिस्ट मेटल। ये कौन सा में आता है? ग्रुप नंबर 10 में आता है, डी ब्लॉक में। 11 नंबर में इसको आता है, इसको बोलते हैं क्वाइनेज ग्रुप, क्वाइनेज एलिमेंट्स मतलब कौन सा ग्रुप? डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 11। क्वाइनेज एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज राजा महाराजा, क्या हमारे ही पूर्वज राजा महाराजा थे? हो सकते होंगे। हमारे पूर्वज राजा महाराजा के जमाने में चले आ रहे थे, तो वो लोग ना कॉइन बनाते थे। किसका कॉइन चलता था? कॉपर का चलता था, नहीं तो सिल्वर का चलता था, नहीं तो गोल्ड का कॉइन बनता था। इसलिए इस ग्रुप का नाम है क्वाइनेज एलिमेंट्स, क्वाइनेज ग्रुप या क्वाइनेज एलिमेंट्स। समझ में आ रहा बात? आ रहा है। और ग्रुप नंबर 12 का भी खास नाम है। ग्रुप नंबर 12 को बोलते हैं सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। अब हम अभी बताए थे ना कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनका डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं भरा हो, अभी भी उसमें इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो कुछ, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है ना बात? क्लियर हो रहा? तो यहाँ पे ग्रुप जो 12 है ना, ग्रुप नंबर 12, ये डी ब्लॉक में तो है, ट्रांजिशन नहीं है, ये सूडो ट्रांजिशन है। मतलब एक दिखाई दे रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का है, लेकिन ये एक्चुअली में ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। डी ब्लॉक में जितने सारे हैं सारे मेटल्स हैं, है ना? डी ब्लॉक मेटल का ग्रुप है। और क्या है ये? देखिए जैसे अभी हम लोग पीछे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए, तो ये हमेशा फुलफिल नहीं रहा। अगर हुआ भी तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन रखने का जगह था। मतलब अगर 10 हो गया तो 4s में जगह था, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रखने की जगह था। लेकिन जब हम जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, Hg हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करेंगे, नीचे हो गया क्या? सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं वही समझा रहे हैं ना। हाइड्रोजिनेशन करते समय कैटलिस्ट की तरह यूज करेंगे इसको बोलते हैं क्वाइनेज एलिमेंट्स, और इसको बोलते हैं सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, एक्चुअली में नहीं है, लेकिन डी ब्लॉक में है, तो बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि
हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ किए 29, कॉपर का किए 1:2, आर्गन की तरह करें क्या, जल्दी होगा। आर्गन हो गया, और उसके बाद क्या लिखेंगे 4:2 और 3D9, 18 2 20 9 29। एक्चुअली में क्या हो जाता है, ये 4s1 हो जाता है और ये 3D10 हो जाता है ना। अभी भी देखिए ये 4s और 3D जब बन रहा है तो ये तो कंप्लीट हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया है ना, और यहाँ पे ये भी कंप्लीट। देखिए अभी भी यहाँ पे ना एक इलेक्ट्रॉन रखने का जगह खाली है इसके पास, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अभी भी आ सकता है। तो इसमें आने का संभावना, मतलब ये ट्रांजिशन हो रहा, अभी हो सकता है इसके अंदर ट्रांजिशन। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे ना जिंक का, Zn का बात करते हैं ना, जब Zn का बात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे आर्गन, और यहाँ पे लिखेंगे 4s2, और यहाँ पे लिखेंगे 3D10। अब देखिए ये 4s में क्या है, यहाँ पे भी पूरा फुल फील्ड और D भी पूरा फुल फील्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन आने का जगह ही नहीं है, ये पहले से पूरा भरा हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन आके नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन न आएगा न जाएगा, न देना चाहेगा न लेना चाहेगा, तो ये ट्रांजिशन कैसे होगा, बात समझ में आ रहा। तो इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 12 क्या होता है, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होता है ना, ये कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस। कौन सा, ग्रुप नंबर 12 कलरलेस होता है। बाकी जितना ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, सबका कुछ ना कुछ कलर होता है ना, जैसे सिल्वर चमकता है, व्हाइट व्हाइट, ये सोना जैसा है, ये कॉपर पीला पीला टाइप का है, सबका कुछ ना कुछ कलर है। ये फेरस लाल है, लेकिन इसका कोई कलर नहीं होता। जिंक का कोई कलर नहीं है, कैडमियम कलर नहीं है, मरकरी का कोई कलर नहीं है, ये कलरलेस होते हैं और इसको बोलते हैं सूडो एलिमेंट्स। बात समझ में आया होगा इतना बात, ये सारी बातें समझ में आई होगी आपको। अब अगर बात कर रहे हैं और बात करेंगे तो और बात कर सकते हैं, लेकिन ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इस लेक्चर को यहीं पे खत्म कर रहा हूं। और इसका आएगा लेक्चर नंबर 2, इससे आगे बात करेंगे हम लोग। तो आप सबसे एक बात बोलनी है कि अगर आप कोई भी लेक्चर, कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मेरे साथ, तो उसको खत्म भी मेरे साथ ही कीजिए, तब आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा और सब कुछ समझ में आएगा। अगर बीच बीच में करेंगे तो शायद ना समझ में आए, लेकिन एक बार करने के बाद मेरे साथ आप कीजिएगा तो उसका कंसेप्ट क्लियर रहेगा आपका। इतना ये बात का पक्का है। समझ में आया, समझ में आया, सारी बातें समझ में आई। तो आप देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस नए फैमिली का मेंबर बनिए और जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज है दीपावली, आप सभी को हैप्पी दीपावली। पढ़ाई भी कीजिए, पटाखा भी छोड़िए सावधानी से, ताकि आप कल भी पढ़ सके, है ना। मजा लीजिए। थैंक यू।